नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 21 के अंतर्गत इस विजयनगर साम्राज्य की। और इसी विजयनगर साम्राज्य की अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे जो महानतम शासक होगा कृष्णदेव यहाँ पे राय होगा। महानता का संदर्भ इसका इसी रूप में है कि देखिए इसने दक्षिण भारत में उन विषम परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य को बनाए रखा, बल्कि इसने साम्राज्य विस्तार भी किया। और जब इसकी सीमाएं सुरक्षित हो गई तो अपने क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हो गए, साहित्य कला को प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे मंदिर गोपुरम इसने जो मंडप होता है उसका निर्माण करवाया। और अगर कंपेरिजन करेंगे तो जैसे उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन जैसे शासकों से भी इसका कंपेरिजन किया जाए तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिल्कुल इसको भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है, इस कृष्णदेव राय को। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके दरबार में रहने वाले जो आठ जो महान विद्वान थे, जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान थे, 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक वैसे ही देखेंगे तो कृष्णदेव राय के दरबार में भी 8 अष्ट यहाँ पे विद्वान के रूप में जाना जाता है, जिसमें से एक तेनाली रामा काफ़ी प्रमुख है। आप बड़े ही हुए होंगे तेनाली रामा की कहानियों को सुनते हुए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत का स्वर्णिम युग के रूप में। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस कृष्णदेव राय के बारे में। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न यहाँ से हर एक एग्जाम में बनता है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग देख रहे थे विजयनगर साम्राज्य को, और इसमें 2 वंश को मैंने कंप्लीट करा दिया था, संगम राजवंश और सालू राजवंश। अब यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए तुलु वंश, और इसी तुलु वंश से इस कृष्णदेव राय का यहाँ पे संबंध है 1505 से लेकर 1570 तक। और यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आरवीडू वंश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तुलु वंश 1505 से लेकर 1572 तक। अलग अलग बुक में टाइम पीरियड थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, वैसा टाइम पीरियड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है विजयनगर साम्राज्य। और अंतिम जो देखिए जो इमादी जो नरसिंह जो शासक था सुलु वंश का, उसी की हत्या कर दिया गया था इस वीर नरसिंह राय के द्वारा। और यहीं से तब जाके तुलु वंश की यहाँ पे नींव पड़ गई। तुलु वंश की नींव यहाँ पे क्यों पड़ी, तुलु ही वंश क्यों? तो माना जाता है कि वीर नरसिंह राय के जो पितामह थे, जो दादा थे, उनका नाम था तुलु ईश्वर। और इसके पितामह के नाम से ही माना जाता है कि तुलु वंश को यहाँ पे नाम रखा गया। होता है ना कुछ मतलब कह सकते हैं कि वंश परंपरा के आधार पे भी, किसी नाम के आधार पे भी नामकरण किया जाता है। तो ठीक वैसे ही नामकरण यहाँ पे किया गया तुलु वंश का। अब इस तुलु राजवंश में देखेंगे तो बहुत सारे शासक आएंगे, जैसे कि नरसन नायक होगा। अब ये नरसन नायक अगर देखा जाए तो तुलु राजवंश की इसी ने नींव रख दिया था, क्योंकि इमादी जो नरसिंह था उसका संरक्षणकर्ता के रूप में हुआ करता था। और लेकिन ये स्वतंत्र यहाँ पे शासक नहीं कर पाया, इमादी जो नरसिंह था उसी के अंडर कंट्रोल में शासन कर रहा था। इसका 2 पुत्र होगा, एक तो यहाँ पे वीर नरसिंह राय होगा, और वीर नरसिंह राय का एक अनुज, एक उसका छोटा भाई होगा कृष्णदेव राय। ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय। तो अब वीर नरसिंह ने यहाँ पे क्या किया था, तो इमादी जो शासक था नरसिंह को यहाँ पे हत्या कर दिया था। इसीलिए माना जाता है कि वीर नरसिंह राय ने ही तुलु राजवंश की स्थापना की। और उस असंगठित क्षेत्र को कृष्णदेव राय के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि एक वास्तविक संस्थापक रूप में कृष्णदेव राय को भी माना जाता है। तो दोनों में से ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक ही ऑप्शन देगा, ऐसे ज़्यादातर वीर नरसिंह राय को ही यहाँ पे माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कृष्णदेव राय के बाद से आएगा एक नेक्स्ट शासक यहाँ पे आएगा अच्युत देव राय। ध्यान रखिएगा अच्युत देव राय कृष्णदेव राय का माना जाता है कि उसका कजन था, चचेरा भाई था। अब अच्युत राय के बाद यहाँ पे एक छोटा सा अल्प वयस्क इसका जो पुत्र होगा वेंकट प्रथम आएगा। और फिर से अच्युत देव राय का ही एक आप कह सकते हैं कि भतीजा होगा सदाशिव राय, जो अंतिम तुलु राजवंश का ये शासक होगा। और आगे चल के इसी सदाशिव राय को किनारे करके इसको हटा के अराविडो के द्वारा, जो इसके सेनापति के रूप में, इसके संरक्षणकर्ता के रूप में लोग होता है, उनके द्वारा अराविड वंश की यहाँ पे स्थापना कर दी जाएगी। तो बिल्कुल देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए नंबर 1 जो शासक है वीर नरसिंह 1505 से लेकर 9 तक महज 4 सालों तक शासन करेगा।
उस तुलु वंश के अंतर्गत। और सालू वंश का देखिए इसने शासक इमादी नरसिम्हा की हत्या किया था। अब देखिए एक शासक की इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रजा में असंतोष रहेगा ही रहेगा, और यही ठीक इसके साथ भी हुआ। प्रजा में असंतोष हुआ, आंतरिक विद्रोह यहाँ पे शुरू हो गया। बहुत सारे जो सामंत वगैरह हुआ करते थे दक्षिण भारत में, वे लोग पूरी तरीके से विद्रोह करने लग जाते थे। अब देखिए जैसे ही इंटरनल सिचुएशन खराब होगा तो बाहरी जो आक्रमण भी होने लगेगा। और बाहरी आक्रमण ये आपको पता होना चाहिए, मैं पिछले 1-2 दिनों से करा रहा हूँ कि लगभग बहमनी साम्राज्य से 200 सालों तक, जब तक दोनों के दोनों बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपस में युद्ध करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाह्य आक्रमण भी होना शुरू हो जाएगा राज्य की। इसीलिए इसने सैन्य व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक और बाह्य आक्रमण को मैनेजमेंट करने के लिए सैनिक व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस सैनिक व्यवस्था पे पूरी तरीके से इसने बल दिया। बिना किसी भेदभाव, अर्थात इसने मुस्लिमों को भी अपने सेना में शामिल किया, देख पा रहे हैं, प्रशिक्षित करने का उनको प्रयास किया। और अरबी घोड़ा प्राप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस समय के युद्ध में घोड़ा। तो अरबी घोड़ा काफ़ी एक श्रेष्ठ नस्ल की यहाँ पे मानी जाती थी। वैसे घोड़ों को प्राप्त करने के लिए इसने पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। अब यही जो मैत्री जो संबंध है आगे चल के कृष्णदेव राय के द्वारा भी पुर्तगालियों के साथ घोड़ों को प्राप्त करने के लिए स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। फाइनली देख पा रहे 1509 में इसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो इसका जो अनुज होगा यही कृष्णदेव राय यहाँ पे शासक बनेगा। कुल मिला के देखिए वीर नरसिम्हा ने कोई ऐसा काम नहीं किया, आंतरिक ठीक है मैनेजमेंट को ये ठीक है पूरी तरीके से मैनेजमेंट करते होते ठीक है इसका मामला यहाँ पे निपट गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा इसका अनुज कृष्णदेव राय। टाइम पीरियड देख पा रहे 1509 से 30 के बीच माना जाए तो देखिए 20 से 21 सालों तक ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये शासन करेगा। और यहाँ पे इस मैप को अभी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप लोग निफिक्र रहिए, ठीक है। देखिए इसका जो राज्याभिषेक माना जाता है कि 8 अगस्त 1509 को यहाँ पे रखा गया था। क्यों? क्योंकि माना गया कि इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी था, और कृष्ण जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए कृष्ण का अवतार को दिखाने के लिए, ध्यान रखिएगा, कृष्ण का अवतार को दिखाने के लिए शक संवत में, ध्यान रखिएगा, शक संवत जो 87 के आसपास यहाँ पे माना जाता है। शक संवत निकालने के लिए आपको कोई भी मतलब सन रहेगा, जैसे कि अभी वर्तमान में 2022 है तो शक संवत निकालने के लिए आप इस 87 को आप ठीक है माइनस कर सकते हैं, शक संवत उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो शक संवत यहाँ पे लगभग 1509 का शक संवत में इसको किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण का अवतार को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल ही प्रतिकूल थी, क्योंकि वीर नरसिम्हा ने पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया हुआ था अगर सैनिक व्यवस्था को यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो। जैसे कि सबसे पहला इसका चैलेंज था उम्मत्तूर का विद्रोही सामंत, अर्थात कर्नाटक के ही क्षेत्रों में देखा जाए तो एक क्षेत्र हुआ करता था उम्मत्तूर। वहाँ का जो सामंत था वो बार बार विद्रोह कर रहा था, और विद्रोह का कारण था कि भाई उसको एक क्षेत्र चाहिए था, जिस क्षेत्र का नाम था मैसूर। मैसूर पर ये बार बार ठीक है आक्रमण कर रहा था। तो वैसे तो देखिए उसका क्षेत्र कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसको परास्त करना बहुत ज़रूरी था। गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव, अब यहाँ पे देखिए गजपति शासक यही है उड़ीसा वाला। ये कभी अपना मतलब विहंगम रूप में देखेंगे तो कभी कभी ये सब नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही विजयनगर शासक कमजोर होगा इसका साम्राज्य बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी लंबे समय तक गजपतियों से भी अगर देखा जाए विजयनगर के शासकों का लंबे समय तक युद्ध होता रहेगा। उस समय शासक था ये प्रताप रुद्र, ध्यान रखिएगा, प्रताप रुद्र, उड़ीसा की तरफ गजपति शासक। बहमनी राज्य होगा, देखिए इस समय ये बहमनी राज्य 5 खंडों में बट चुका था। अब थोड़ा सा इसको आप मैप के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। 5 खंडों में देखिए यही है बहमनी साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य से देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो 5-5 खंडों में टूटा हुआ है, 2 क्षेत्रों का सीमा मिलते हुए नजर आएगा। एक देख तो हो जाएगा बीजापुर, देख पा रहे हैं, यही बीजापुर और बहमनी के बीच यहाँ पे जो देख पा रहे हैं तुंगभद्रा जो नदी है, जो रायचूर जो दोआब हुआ करता था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एरिया था, जो कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊपन था। लंबे समय तक युद्ध होता रहा। गोलकुंडा के साथ भी यही था। बीदर को ठीक है देखिए बीज का एकदम दुबका हुआ है, बीदर को ठीक है दक्कन का लोमड़ी बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीदर से बहुत अधिक समस्या नहीं थी इसको। अहमदनगर ठीक है पूरी तरीके से बीजापुर को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, समस्या थी यहाँ पे। और ऊपर है यहाँ पे बरार। तो देख पा रहे फाइनली बीजापुर और गोलकुंडा से 36 का आंकड़ा चलते रहेगा।
चूँकि इधर आपको देखेंगे ऊपर वाला ये जो इलाका है लगभग ये ठीक है गोदावरी वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है आपका कृष्णा नदी वाला जो डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा, तो समस्या होनी यहाँ पे तय है। और यहाँ पे ये हो जाएगा गजपति हो जाएगा। ये जो एरिया है देखो ट्राइब्यूटरी के रूप में यहाँ पे मौजूद है, अर्थात एक आप ठीक है बफर जोन के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है अगर विजयनगर के शासक यहाँ पे मजबूत होंगे तो इस क्षेत्र को अपने में मिला लेगा सब। गजपति शासक अगर यहाँ पे मजबूत होगा तो इस क्षेत्र को अपने में मिला लेगा। बहुत बड़ी समस्या के कारण था। इसी विजयनगर एम्पायर से सेपरेट एक छोटा सा क्षेत्र इधर देख रहे हैं केरला की तरफ कालीकट का क्षेत्र था, जहाँ का शासक कभी जमोरिन हुआ करता था, जिसके समय पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। तो देख पा रहे बहमनी राज्य 5 खंडों में बंट चुका था। अब यही 5 खंडों में एक जो था यहाँ पे बीजापुर का, जिसने संस्थापना किया हुआ था, अलग अलग 5 खंडों में बटा हुआ है ना, तो 5 खंडों में अलग अलग शासकों के द्वारा ठीक है कोई न कोई क्षेत्र को यहाँ पे ठीक है संस्थापना किया गया है, सेपरेट किया गया है। उसी में यहाँ एक शासक का नाम है यहाँ पे यूसुफ अली, ध्यान रखिएगा यूसुफ अली। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था विजयनगर के लिए। और लास्ट में देखिए पुर्तगाली तो यहाँ पे है ही, क्योंकि पुर्तगालियों की भी जो महत्वाकांक्षा खासकर व्यापारिक हितों के लिए बहुत अधिक बढ़ रही थी। ऑलरेडी ब्लू वाटर पॉलिसी अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कुल मिला के अब इन सारे चैलेंज से किस प्रकार से कृष्णदेव राय निपटेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब ये अभियान करेगा। देखिए नंबर 1 यहाँ पे होगा। माना जाता है कि 14 युद्धों का ये सामना करेगा, मैंने ऐसा लिखा गया है कुछ ठीक है जो स्रोत है 14 युद्धों का सामना करेगा। तो 14 युद्धों को तो हम देख नहीं सकते हैं, एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट भी नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है उसी को भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे कि उम्पतूर का ये पूरी तरीके से अधिग्रहण करेगा। जो वहाँ का जो संबंध था, ध्यान रखिएगा, उम्पतूर का जो शासक था जिसका नाम था गंगाराज, ध्यान रखिएगा गंगाराज के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करेगा। और उसकी जो राजधानी थी शिवम समुद्रम को ये पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। अब शिवम समुद्रम की अगर यहाँ पे बात किया जाए वर्तमान में, तो आप लोगों ने कर्नाटक में शिव समुद्रम जो वाटरफॉल का नाम जरूर सुना होगा, उसी के आसपास का जो एरिया था शिवम समुद्रम को तहस नहस ये कर देगा। और जो भी उस विजित क्षेत्रों को जीतेगा, उसके क्षेत्रों को जीतेगा, तो उसको एक नया प्रांत बना देगा और अपना वहाँ पे एक लाठीधार, समझ रहे हैं ना, मैंने एक प्रांतीय जो नियुक्त कर देगा, गोविंद राय को इसका गवर्नर नियुक्त कर देगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी इसकी समस्या थी बहमनी के विरुद्ध अभियान। तो बहमनी के विरुद्ध इसको अभियान करना पड़ा, वो हो गया आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। क्योंकि हुआ क्या, तो बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया और गोलकुंडा। देख पा रहे बीजापुर ठीक है, अहमदनगर और यहाँ पे गोलकुंडा। क्योंकि अहमदनगर देखिए यहाँ पे देखा जाए तो बहुत हद तक बीजापुर के शासक को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो तीनों को माना जाता है कि संयुक्त सेना को इसने पराजित किया। कैसे किया देखिए थोड़ा। बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह ने, ऐसा माना जाता है कि 1509 ईस्वी में ये विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो कृष्णदेव राय यहाँ पे बैठेगा नहीं। पूरी की पूरी जो सैनिक जो व्यवस्था थी वीर नरसिंह के समय ही काफ़ी ही एक शानदार तरीके से चल रहा था। तो कृष्णदेव राय को उसका पूरा लाभ मिला। और इस युद्ध में देखेंगे तो यही जो रायचूर जो दोबाब का जो एरिया है, इस क्षेत्र में यहाँ पे यूसुफ अली मारा जाएगा। अब सोचिए शासक ही जब मारा गया यहाँ पे, तो बीजापुर पे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंट्रोल होना कृष्णदेव राय का शुरू हो जाएगा और ये करेगा भी। देखिए संपूर्ण रायचूर दोबाब पर इसका अधिकार हो जाएगा। और दक्कन की लोमड़ी कहे जाने वाले यहाँ से इसको लगेगा कि यहाँ पे बीदर पे भी चले जाएं हम। बीदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, आपको समझना है। बहमनी जो शासक था महमूद शाह द्वितीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम रहे महमूद शाह द्वितीय को, इसी बीदर में ठीक है कुछ विद्रोहियों के द्वारा इसको बंदी बनाया गया था। तो महमूद शाह द्वितीय को बाकायदा जाके सपोर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। और उसको जो पुनः जो ठीक है बीदर के सिंहासन पर बैठाएगा। इसीलिए आप देखेंगे ना तो विजयनगर साम्राज्य का इस बीदर से बहुत अधिक दुश्मनी नहीं रहेगा। और आगे चल के जब तालीकोटा का युद्ध होगा, राजसी तंगड़ी का युद्ध होगा, तो बीदर के जो शासक हैं बाकी जो 4 जो ये देख रहे हैं ना, ये बीजापुर, अहमद, बरार, गोलकुंडा, इनका ये लोग साथ नहीं देगा। कुछ और भी कारण है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे उपाधि इसने धारण किया। जैसे ही एक मुस्लिम शासक देख पा रहे हैं यहाँ पे महमूद शाह द्वितीय को ये बीदर के सिंहासन पर बैठाया, तो एक उपाधि धारण किया यहाँ पे यवन राज्य स्थापनाचार्य, ध्यान रखिएगा यवन राज्य स्थापनाचार्य। और ऐसा माना जाता है कि पहली बार
ऐसा हुआ विजयनगर के इतिहास में, जिसने एक हिंदू शासक ने मुस्लिम शासकों को यहाँ पे पराजित कर दिया, अर्थात बीजापुर के शासक यूसुफ शाह आदिल को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट। उड़ीसा के साथ संघर्ष यही है। देखिए गजपति ऑफ उड़ीसा, गजपति वंश का यहाँ पे शासक हुआ करता था। देखिए उस समय गजपति जो शासक हुआ करता था, जैसे कि अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा पीछे जाके सालू वंश के सालू या सुलू वंश का जो शासक था नरसिम्हा राय। देखिए गजपति वंश का जो शासक था ना, इस नरसिम्हा राय को बंदी बना लिया था। इसको तभी छोड़ा जब उदयगिरी और कोडविंटू पर ही उसको अधिकार हो गया। मैंने समझिए बंदी बना के विजयनगर के क्षेत्रों को उसने अधिग्रहण कर लिया। तो काफ़ी देखिए अब इसका मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बेचारा वो तो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। आगे चल के देखिए 1513-14 में माना जाता है कि वहाँ एक नया शासक आया जिसका नाम था प्रताप रुद्र। ध्यान रखिएगा, प्रताप रुद्र। अब ये प्रताप रुद्र को यहाँ पे पराजित करेगा। प्रताप रुद्र की सेना देखिए बहुत बड़ी हुआ करती थी। देख रहे हैं ना, ये जो गजपति जो एरिया है देख पा रहे हैं, इधर महानदी हो गया, इधर दामोदर हो गया, एक से एक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। बहुत ही उपजाऊपन वाला क्षेत्र था, काफ़ी समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इसकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी कृष्णदेव राय ने सैनिक कुशलता का परिचय देते हुए इसको घेर के ऊपर के क्षेत्रों में जाके, पहाड़ी क्षेत्रों में जाके इसको पूरी तरीके से पराजित किया। पराजित करने के बाद इसका जो क्षेत्र था उदयगिरी, कोडविंडू, बेजवाड़, कुंडपल्ली, नलगोंडा, वारंगल आदि दुर्गों पर अधिकार कर लिया। अब ये जो बफर जोन था मैंने आपको दिखाया हुआ था, ये वही सारा क्षेत्र है पूरी तरीके से कृष्णदेव राय के अंडर कंट्रोल में आ गया। अब देखिए राजमुंद्री पर भी अधिकार कर लिया। अब यही राजमुंद्री अभिलेख पे जो उड़ीसा में है, राजमुंद्री मतलब वर्तमान में देखा जाए तो वहीं जो आंध्र प्रदेश का एरिया है वहाँ पे है, जो मोहम्मद बिन तुगलक को खानों का खान बोला गया था, आपको ध्यान होगा। इस राजमुंद्री पर भी अधिकार कर लेगा। प्रताप रुद्र को बहुत ही अपमानजनक संधि करना पड़ेगा। माना जाता है कि प्रताप रुद्र को कृष्णदेव राय ने बंदी बना लिया था। उसके जो भी सगे संबंधी थे सबको बंदी बना लिया था, और उसमें एक बहुत ही अपमानजनक संधि हुआ प्रताप रुद्र के साथ कि उसकी जो पुत्री थी जगमोहिनी का कृष्णदेव राय के साथ यहाँ पे विवाह करना पड़ा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि विवाह होने का मतलब क्या है, कि अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और गजपति शासकों के बीच जो एक रोटी बेटी का रिश्ता होगा, दोनों की सीमाएं यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी। जो कभी पहले मगध साम्राज्य के ज़माने में हुआ करता था, गुप्तों के ज़माने में हुआ करता था, जैसे कि अपनी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वो लोग अपनी सीमाओं को, अपने साम्राज्य विस्तार को पूरी तरीके से बढ़ावा देने का प्रयास करता था। देखिए ठीक यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। बदले में कृष्णदेव राय ने खुश होकर कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र था ये, मैंने ऊपर वाला जो उड़ीसा वाला आंध्र प्रदेश का कुछ जो भाग था, उसको समस्त जो प्रदेश था उसको वापस लौटा दिया। कुल मिला के देखिए गजपतियों से अब इसकी दुश्मनी विजयनगर की यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट अभियान देखिए करेगा पुर्तगालियों से संबंध। एक एक्चुअली अभियान नहीं होगा, बल्कि एक रिलेशनशिप की यहाँ पे बात की जा रही है। पुर्तगाली देखिए उस समय बहुत ही पावरफुल हो चुका था, सब इतना आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने क्या किया था कि अरबी और फारसी व्यापारी, जो भी अरब का, फारस का, जो खासकर घोड़ा वाला जो व्यापारी होता था, इस व्यापार पे पूरी तरीके से एकाधिकार कर लिया था, मोनोपोली कर लिया था। क्योंकि इस हिंद ओशियन में पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ पे हिंद ओशियन में पूरा का पूरा उस ब्लू वाटर पॉलिसी को लगा कर रखा था। संयुक्त सेना यहाँ पे गुजरात वाला, इधर मिस्र वाला हो गया, कुछ जो खंबात की खाड़ी वाला एरिया हो गया, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर मॉडर्न में पढ़ा होगा। तो कई सारी संयुक्त सेनाओं को पुर्तगालियों ने पराजित किया था। एक बहुत बड़ी जल सेना के रूप में, नेवी जो सेना के रूप में उस समय पुर्तगाली लोग काफ़ी यहाँ पे मजबूत हो चुका था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पे भी ध्यान रखिएगा कंट्रोल कर लिया था। बिल्कुल यहाँ पे देखिए यही है बीजापुर में, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गोवा का क्षेत्र। अब गोवा का क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये सारा चीज़ कृष्णदेव राय यहाँ पे पूरी तरीके से समझ रहा था। पुर्तगालियों का बीजापुर से दुश्मनी था, क्योंकि अब बीजापुर में अधिकतर तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम शासक लोग मौजूद हैं, और उन मुस्लिम शासकों को बहुत अधिक घोड़ा चाहिए था, और उस घोड़े के व्यापार पे पूरी तरीके से पुर्तगालियों का कंट्रोल हो चुका था। अब इसका फायदा मिलेगा, देखिए किसको मिलेगा, ध्यान से देखिए, मिलेगा कृष्णदेव राय को,
चूँकि विजयनगर का दुश्मन ये है बीजापुर, ठीक है। अब पुर्तगालियों का दुश्मन है, ठीक है, बीजापुर, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखिए, पुर्तगालियों से इसने संधि किया और गोवा बंदरगाह से अरबी घोड़े प्राप्त करने के लिए किया, और ये बिल्कुल ही एक, ठीक है, विजयनगर की संधि करेगा और बोलेगा कि घोड़ा पुर्तगालियों को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विजयनगर को यहाँ पे देगा। प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के समय आयात का सबसे प्रमुख वस्तु क्या था? वो था घोड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों को, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को यहाँ पे देना था, न कि कोई यहाँ पे मुस्लिम शासकों को वो नहीं देना था, खासकर बीजापुर के यहाँ पे नहीं देना था, ठीक है। 1510 में देखिए पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्बुकर्क, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, ये क्या करेगा तो फादर लुई को भेजेगा कालीकट के जोमोरिन के विरुद्ध। क्योंकि ये जो कालीकट का जो इलाका है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही आगे चल के पता होना चाहिए आपको कि वहाँ का जो शासक था जमोरिन, ठीक है, वहाँ के जो भी अपने आसपास जो भी व्यापारी थे, खासकर जो मुस्लिम जो व्यापारी थे, उनके फेवर में आ गया था और पुर्तगालियों को अपने क्षेत्र से निकालने का प्रयास कर रहा था। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसके आसपास का जो क्षेत्र चाहिए था और फाइनली वो क्षेत्र मिल गया, ठीक है। कृष्णदेव के द्वारा भटकल में एक दुर्ग के निर्माण का यहाँ पे, ठीक है, आज्ञा मिल गया। अब यही कृष्णदेव राय की एक भूल भी मानी जाती है कि भाई पुर्तगालियों को, एक विदेशी शक्ति को कृष्णदेव राय ने अगर शरण दिया तो धीरे धीरे वो अपने एक्सपेंड करेगा और आगे चल के कई सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो विजयनगर के क्षेत्रों में ये लोग अपना व्यापारिक बस्ती भी बसाना शुरू कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियाँ। अब यहाँ पे उपलब्धियाँ इन द सेंस कि देखिए पूरा का पूरा अपना युद्ध वगैरह तो लड़ लिया, अपना सीमा को बिल्कुल सिक्योर कर लिया, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, हम्पी थी। अब ये हम्पी जो है, देखिए, ठीक है, वर्तमान में जो विजयनगर का जो केंद्र बिंदु ही आप कह सकते हैं हम्पी। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग माना जाता है कि 1600 से अधिक जो इसमें स्थलाकृतियाँ, भवन, ठीक है, मंदिर, ऐसे कल्याण जो मंडप, एक से एक मंडप यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही शानदार। मैंने आगे चल के देखिए बारबोसा आएगा, ठीक है, बारबोसा या फिर और भी पुर्तगाली जो यात्री सब आएगा, बोलेगा सब कि बिल्कुल ही ये तो जो, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, जो रोम का जो क्षेत्र है, ठीक वैसे ही दिखाई देगा। विजयनगर का कंपैरिजन उससे होगा। साहित्य, संगीत और कला को भी ये प्रोत्साहन देना शुरू करेगा। जैसे तेलुगु ग्रंथ है, स्वयं ही ये लिखेगा जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा, ठीक है, विश्वविद्या, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, अमुक्तमाल्यदा विश्वविद्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। खुद ही इसको माना जाता है कि कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ था, ठीक है, देख पा रहे हैं इस प्रकार का चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। माना जाता है कि देखिए सैनिक एवं नागरिक प्रशासनिक क्षमता का उसने तो प्रमाण पूरी तरीके से यहाँ पे दे ही दिया था, इतना शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, अपनी प्रजा के लिए किसी भी शासक को तालाब तथा अन्य सुविधाएं यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, अर्थात प्रोडक्शन पे, अनाज पे, कृषि पे ये बात करते हुए नज़र आ रहा है और बाकायदा उसके लिए करवाएगा। और बंदरगाहों की बात करेगा कि विदेशी जो व्यापार है उसकी बंदरगाहों की यहाँ पे व्यवस्था भी करनी चाहिए। कृषि की उन्नति और सूखी ज़मीनों की सिंचाई के लिए इसने जो तुंगभद्रा जो नदी था, तुंगभद्रा नदी पे डैम बनवाया। जो भी पुर्तगाली जो इंजीनियर था सब, जो यूरोपीय था सब, देखिए काफ़ी सब तेज़ तरार हुआ करता था, दिमाग तो ठीक ठाक चल रहा था सबका, उस सब की सहायता से इसने अनेक तालाब और नहरें बनवाई ताकि प्रोडक्शन, देखिए हर हाल में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित करते हुए नजर आएगा। ये अपने प्रजा के हित में अगर कार्य कर रहा है तो देखिए कितना शानदार काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विद्या प्रेमी और, ठीक है, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। जैसे कि विद्वानों को इसने संरक्षण दिया और इसी विद्वानों को संरक्षण देने की वजह से इसको, ठीक है, दो और नामों से जाना जाता है, जैसे कि अभिनव भोज, आंध्र भोज। ध्यान से देखते चलिए, सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अभिनव भोज, आंध्र भोज किसे बोला जाता है तो कृष्णदेव राय को। कन्नड़ हो गया, तेलुगु, तमिल, संस्कृत के कवियों और विद्वानों को इसने पूरा का पूरा, देखिए, संरक्षण देने का भी प्रयास करेगा। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो इसके राज्यसभा में जो तेलुगु साहित्य के जो माना जाता है कि अष्ट दिग्गज के रूप में, इसी अष्ट दिग्गजों की वजह से अगर देखा जाए तो रियल मायने में उस विजयनगर साम्राज्य को एक स्वर्णिम युग बोला जाता है, गोल्डन एरा बोला जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किसके अष्ट दिग्गज कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या है।
थोड़ा सा उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये है अष्ट दिग्गजों का नाम। पहला है यहाँ पे अलसानी पेदन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद कृष्णदेव राय का ये राज कवि हुआ करता था और तेलुगु कविता का इसको पितामह भी बोला जाता है। इसकी जो रचना है, ठीक है, दो रचनाएं हैं, स्वर किशोरा संभव या फिर इसी को मनु चरित्र भी यहाँ पे बोला जाता है, और हरि कथा सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हरि कथा सार। दूसरे नंबर में है यहाँ पे नंदी थिम्मन, इनके द्वारा पारिजात पहरानम, ये जो दो है इसको एकदम विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मध्यागिरी मल्लाना, इनके द्वारा राजशेखर चरित्रमु का निर्माण किया गया है, रचना किया गया है। धुर्जती के द्वारा काल हस्ती महात्युम का, इसी तरीके से अल्ल्या राजू के द्वारा देखिए, ठीक है, सकल कथा संग्रह और रामयु भूदम का। छठे नंबर पे यहाँ पे पिंगली सुरन, देखिए राघव पान बियामु, ध्यान रखिएगा राघव पान बियामु, इसमें क्या है तो रामायण और महाभारत दोनों का वर्णन है यहाँ पे, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है राघव पांडवियामु। इसके अलावा है यहाँ पे कलापूर्णोदम, पहला काव्य उपन्यास बोला जाता है, और प्रभावते प्रदुमन भी बोला जाता है। तो पहला काव्य उपन्यास ध्यान रखिएगा कलापूर्णोदयम, और राघव पांडवियामे में रामायण और महाभारत दोनों का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, बटुमूर्ति एवं राम राजा भूषणु करके यहाँ पे इनके द्वारा क्या रचना किया गया है, तो बहुत सारा, ठीक है, काव्यालंकाराम संग्रह है, वसु चरित्र है, नरसा भूपालियम है, और हरिश्चंद्र नालोकप्यानम, मैंने हरिश्चंद्र राजा जो हरिश्चंद्र से संबंधित है। आठवें नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट तेनाली रामा, ध्यान रखिएगा तेनाली रामा, इसका को मूल नाम था रामलिंगम हुआ करता था, लेकिन ये तेनाली गांव से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनका आगे चल के नाम पड़ गया तेनाली रामा, ठीक है, तेनाली राम कृष्ण। मैंने इनकी उपस्थिति अगर देखा जाए तो ठीक वैसे ही है जैसे कि अकबर के दरबार में अगर आप बीरबल को देखेंगे, तो वैसे ही कृष्णदेव के दरबार में अगर देखा जाए तो तेनाली राम के बिना बिल्कुल सुना सुना था। इसकी भी जो ज्ञानता है, विद्वता था, आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी यहाँ पे, ठीक है, चर्चा का विषय हुआ करता था, और आज इसीलिए आप लोग जानते हैं तेनाली रामा के चतुराई भरे किस्से। इसकी भी कुछ कृतियाँ हैं जैसे कि शैव कृति, उदरा, ठीक है, राध्य चरित्रम है यहाँ पे, वैष्णव ग्रंथ पांडुरंग, ठीक है, महात्युम, और इसके अलावा घटिकाचल, ठीक है, महात्युम। तो थोड़ा सा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप एक दो बार इसको देखेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अन्य में अगर देखा जाए तो कुछ नाम है जैसे कि मनुमंची भट्ट के द्वारा यहाँ पे हल्य लक्षण शास्त्र, इसमें, ठीक है, वैज्ञानिक ग्रंथ भी इसे बोला जाता है। तो वैज्ञानिक ग्रंथ मतलब ध्यान रखिएगा मनुमंची भट्ट के द्वारा। संस्कृत भाषा में स्वयं माना जाता है कि कृष्णदेव राय ने जाम्बवती कल्याण लिखा और उषा परिणय यहाँ पे लिखा, ध्यान रखिएगा, दो और है, ठीक है। उसके बाद से अपनी माता नगला के नाम पे इसने, ठीक है, मैंने अपनी माता को ट्राइब्यूट करने के लिए नागलपुर नामक नया शहर भी बसाया। बार बार पूछा गया है किसने एक नया शहर बसाया, तो ठीक है, कृष्णदेव राय ने नागलपुर अपनी माता को ट्राइब्यूट देने के लिए। उसी तरीके से अपनी पत्नी की याद में हासपेट नगर भी इसने बनवाया, और भव्य भवन और मंदिरों का तो मतलब यहाँ पे एकदम बेजोड़ है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतना अधिक इसने काम किया। जैसे कि श्री सैलम मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों को इसने बनवाया, ठीक है, बड़ा जो भव्य भव्य मंदिर बना है कई सारे शासकों के द्वारा बनवाया गया था। जैसे कि कुतुब मीनार को ले लीजिए, ठीक है, कई सारे शासकों ने उसको, ठीक है, मिलजुल के बनवाया, रिपेयरिंग करवाया। ठीक वैसे ही सबसे फेमस देखिए विट्ठल स्वामी का इसी ने नींव रखा, ठीक है। हजारा जो 1000 खंभों वाला जो महल माना जाता है, मंदिर माना जाता है, उसको भी बनवाया। चिदम्बरम, ठीक है, मंदिर में भी काफ़ी इसने कंट्रीब्यूट दिया। इसने 1000 स्तंभों वाला जो, ठीक है, मंडप एवं गोपुरों का इसने निर्माण भी कराया। तो मंडप देखिए हिंदू धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर मंडप जो मंदिर जो होता है, ठीक है, मंदिर के बीचों बीच यहाँ पे बनाया जाता था, जहाँ पे अक्सर देखेंगे तो नाच गाना, ठीक है, यहीं से आपको देवदासी प्रथा का भी साक्ष्य देखने के लिए मिल जाएगा, जो हम लोग एक अलग सेपरेट टॉपिक पे करेंगे। गोपुरों का मैंने जो गोपुरम था, दक्षिण भारत के आप कह सकते हैं कि मंदिरों की जो जान है, गोपुरम मैंने प्रवेश द्वार, भव्य भव्य प्रवेश द्वार, ठीक है, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम ले लीजिए, बड़ा शानदार, ठीक है, काम करवाएगा ये। कृष्ण स्वामी मंदिर के पास चट्टान काट कर, ठीक है, नृसिंह की प्रतिमा को भी बनवाएगा। रत्न जड़ित ये मंडप भी बनवाएगा, जिसमें कल्याण मंडप, ध्यान रखिएगा, कल्याण मंडप बहुत ही फेमस है उस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत।
तथाचार्य के द्वारा इसने वैष्णव संप्रदाय में अपने दीक्षित किया, क्योंकि दक्षिण भारत में भी दो ही कैटेगरी का शासक मिलेंगे, एक तो शैव मत अनुयायी, दूसरा हो जाएगा वैष्णव मत अनुयायी। पूरा का जो ठीक है पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन में कि किस तरीके से जो ठीक है जो नयनार और अलवार जो पूरी तरीके से संतों के द्वारा एक भक्ति मूवमेंट को छेड़ा गया, तो आगे चल के उसका प्रभाव इन शासकों पे भी पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसी के समय देखेंगे जो बरबोसा था, बहुत ही फेमस नाम है, यहाँ पे देखते चलिए, ठीक है, बरबोसा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, बरबोसा। देखिए अन्य धर्मों के प्रति भी ये पूरी तरीके से उदार बरतेगा। बरबोसा एक पुर्तगाली आप कह सकते हैं कि राइटर है, एक अधिकारी के रूप में भारत आया हुआ था। ये बोलता है कि देखिए वो विजयनगर का जो शासक है कृष्णदेव राय, खुद वैष्णव धर्म मत का अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति बिल्कुल ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाता है और सभी धर्मों को आदर करते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म को मानो। इसमें बात करता है जैन, बौद्ध, शिव की कैटेगरी है, लिंगायत हो जाएगा, ठीक है, मुस्लिम यहाँ पे हो जाएगा। सबको बोलेगा कि भाई तुम्हारी धार्मिक आज़ादी कोई नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यही है जो ठीक है शुरू में जो आप लोगों ने देखा होगा था, ठीक है, जो विठल स्वामी मंदिर, ये विठल स्वामी नहीं होगा, हजारा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए कुछ और है यहाँ पे, इसने विवाह कर को इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उस समय देखिए कितना आश्चर्यजनक बात था, विवाह कर लगता था, कितनी समस्या, ठीक है, इसको समाप्त करके कितना एक सामाजिक सुधार कार्य किया, आप समझिए, ठीक है। पुर्तगाली यात्रा इसे के समय डोमिगो, ठीक है, जो डोमिगो जो पायस हुआ था इसी के दरबार में आया हुआ था, और ये डोमिगो पायस बोलेगा कि विजयनगर इतना शानदार शहर है, यहाँ की मार्केट इतनी शानदार है कि पूरे विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो विजयनगर साम्राज्य में नहीं मिल सकती है। इसी के समय पुर्तगाली यात्री डुआर्ड बारबोसा भी आया हुआ था, और पेश नामक कितावली यात्री भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो 3 नाम आप याद रखिएगा इस कृष्णदेव राय के अंतर्गत। बाबर ने भी, चूंकि ये ठीक है अगर देखा जाए नीचे आपको, ठीक है, तो उत्तर में उधर बाबर आएगा, ठीक है, तो बाबर भी अपने बाबरनामा में इस कृष्णदेव राय को महान वीर शासक के रूप में इंडिकेट करेगा। और इसकी उपाधि थी, ठीक है, जैसे कि आंध्र भोज, आंध्र यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, जो कि विद्वानों को संरक्षण देने के लिए इसको बोला जाता है। हमने विद्वानों को संरक्षण दिया, इसीलिए इसको उपाधि मिला। फाइनली देख पा रहे 1529 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी जब मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु से पूर्व माना जाता है किसने अपने जो चचेरा जो भाई था अच्युत देव, ध्यान रखिएगा, अच्युत देव को चंद्रगिरी के जेल से मुक्त करके अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब अगला जो शासक बनेगा अच्युत देव राय, जिसको हम लोग सेपरेट, ठीक है, बाकी के जो बचे हुए शासक हैं उसको कंप्लीट करेंगे और विजयनगर साम्राज्य को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बच जाएगा प्रशासन, ठीक है, जो वहाँ का प्रशासन हो गया, सेना व्यवस्था हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक, ठीक है, सारी चीज़ों को भी हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुल मिला के यही था आज का कृष्णदेव राय से संबंधित जो भी प्रश्न बनने की संभावना थी, सारे चीज़ों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो शेयर करते रहे एंड जय हिंद।